पैथोफिज़ियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिज़ियोलॉजी टू जनरल एस्पेक्ट से डिफ़र कर रही होती है दोनों डिजीज़ में ड्यू टू एनाटॉमिक साइट्स और कितने डेप्थ में जो है इंजरी काज हुई है वॉल में। सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली जिन जिन एरियाज़ में है वो रेक्टम एंड कोलोन एरिया में कोलोनिक एरिया में अकर कर रही है म्यूकोज़ा एंड सब म्यूकोज़ा। प्रीवियस वीडियोस में लेयर्स जो हैं अच्छे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डू वॉच इट। सेकेंडली फिर है इलियम। इलियम अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्वॉल्व होता है। इलियम जो टर्मिनल पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हम इन्फ्लेम्ड इलियम बैकवॉश इलियाइटिस कहते हैं। इसके बाद क्रिप्ट्स है। क्रिप्ट्स इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल अराउंड विलाय होती है। ये जो हैं ये विलायज हैं। यहाँ पर जो इस तरह के विलायज होते हैं, इस पार्ट में जो होता है इन्वेजिनेशन, यहाँ पर उनको क्रिप्ट्स कहते हैं। अब क्रिप्ट्स में क्या होता है, बेसिकली लियंस फॉर्म होते हैं, क्रिप्ट एब्सेस होती है म्यूकोज़ा में। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होता है कि एक फ्रैंक नेक्रोसिस डेवलप होने शुरू हो जाती है एपिथेलियम के अंदर, जो कि माइक्रोस्कोपी में विजिबल होती है। फिर ग्रॉसली जब हम उसे देखते हैं तो कॉलेसेंस अल्सर डेवलप होती हैं। एक्सटेंशन और कॉलेसेंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, वो एरिया म्यूकोज़ा के इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि पहले से इन्वॉल्व नहीं होते, और इस तरह से ये सारा एरिया जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगता है और इसको सूडो पोलिप्स कहते हैं। मतलब मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाती है यहाँ पर। इसको फिर से देख लेते हैं कि एक्सटेंशन होती है, कॉलेसेंस अल्सर डेवलप होने शुरू हो जाता है और वो म्यूकस के उन एरियाज़ को भी इन्फ्लेम्ड कर देता है जो पहले से इन्वॉल्व नहीं होते, और पॉलीपेप्स बना लेता है, सूडो पॉलीपेप्स बना लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर होता है कॉलर बटन अल्सर होता है। कॉलर बटन अल्सर में बेसिकली म्यूकोजल सब म्यूकोजल डैमेज हो रहा होता है। अल्सर फॉर्म हो रहा होता है एजेस पर, जैसे कि ये जो हैं इस तरह की इनको कॉलर बटन बोलते हैं। ये कॉलर बटन अल्सर की वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें डायरिया, ब्लीडिंग एंड कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयर होती है। इसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 लोकल कॉम्प्लिकेशंस एंड नंबर 2 सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस। इसमें जो अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस है उसमें हेमोराइड है, एनल फिशर्स हैं, पेरीरेक्टल एब्सेस है एंड एंटेरिक फिशुलाज हैं, जो कि ये सारे बहुत अनकॉमन है। बेसिकली ये सारे क्रॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें जो बहुत कॉमन है वो है टॉक्सिक मेगा कोलोन। टॉक्सिक मेगा कोलोन ये मोर देन 6 सेंटीमीटर टोटल कोलोनिक डिस्टेंशन कॉज कर रहा होता है कि ये पार्ट जो है इतना इन्फ्लेम्ड हो जाता है कि ये अपने साइज से 6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसमें एक्यूट कोलाइटिस होता है और साइंस ऑफ सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होते हैं। 7.9% पेशेंट में ये ज़रूर इन्वॉल्व होता है। इसमें जो हो रहे होते हैं वो अल्सरेशन है, ये बिलो सब म्यूकोज़ा में अकर करता है, लेकिन फिर सिरोसा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेम होने शुरू हो जाता है। वस्कुलाइटिस मतलब वेजल्स में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती हैं। वस्कुलर एंडोथीलियम स्वेल कर जाता है। थ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल आर्टरीज रप्चर हो जाते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाती हैं इतनी इन्फ्लेम्ड होने की वजह से। और मस्कुलरिस प्रोप्रिया भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और इतना इंजरी के बाद जो है क्लोनिक टोन लॉस हो जाती है, डायलिटेशन होती है और परफोरेशंस होते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशन इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो हाई फीवर है, टैकीकार्डिया है, डिस्टेंट एब्डोमेन है, WBC लेवल ज़्यादा होता है एंड डायलेटेड कोलोन है। एज इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो इसीलिए ये डायलेट कर जाती हैं। अदर कॉमन कॉम्प्लिकेशन मैसिव क्लोनिक हेमोरेज है। मतलब ये इसलिए होता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो रही होती है जिस बिकॉज के बहुत सारी वेजल्स एंड आर्टरीज जो हैं वो रप्चर या डैमेज हो रही होती हैं। क्लोनिक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर जो है ये नॉर्मल टोन है, जबकि इस साइड में जो है नैरोइंग कॉज होती है। यहाँ पर नैरो होने की वजह से क्लोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर क्लोनिक कार्सिनोमा डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। फिर क्रोहन्स डिज़ीज़ का पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। क्रोहन्स डिज़ीज़ में बेसिकली ये ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ट्रांसम्यूरल मतलब कि बहुत डीपली जो है टिश्यू की इंजरी है।
ये GIT-NS किसी भी पार्ट में हो सकती है, लेकिन कॉमन इसमें टर्मिनल इलियम का पार्ट है। ये डिज़ीज़ जो है डिसकंटिन्यूअस होती है। ये बाउल वॉल इंजरी है बेसिकली, जिसमें इंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाती है। वॉल जो है इंटेस्टाइन की वो नैरो हो जाती हैं। अब इसमें जो मेजेंट्री है, मेजेंट्री सबसे पहले वो थिक करती है, फिर उसके बाद एंडोमेशियस मतलब फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड फिर उसके बाद इसमें फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो मेजेंट्री रेड में हमें नज़र आ रही है, अगर ये तो नॉर्मल है, इसको हम थोड़ा सा थिक कर लें लाइक दिस। तो थिक होने की वजह से बहुत सारे फ्लूइड जो हैं यहाँ पर इस मेजेंट्री के अंदर एंटर होने लग जाते हैं, फ्लूइड और अदर पार्टिकल, जिसकी वजह से ये सारा जो एरिया है ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से जो है इसके बाद टिश्यू में इंटेस्टाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर फाइब्रोसिस डेवलप होने शुरू हो जाती हैं, डैमेज सारा जितना भी एरिया है वो सारा ये डैमेज हो जाता है, और फिर वैसे भी जितने भी एरियाज है म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा ये सब इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। फिर देखते हैं क्रॉन्स डिजीज़ में जो अल्सर होता है वो बहुत डीप होता है, ट्रांसम्यूरल होता है एंड इलोंगेटेड, और एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बाउल टू इन सब म्यूकोज़ा, इतना एक्सटेंड कर रहा होता है। इसमें कोबलस्टोन अपीयरेंस हो रही होती है डीप म्यूकोजल अल्सरेशन की वजह से, और नोड्यूलर सब म्यूकोजल थिकनिंग कॉज हो रही होती है। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। इसमें लोकल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले स्मॉल बाउल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सर्जरी से ही रिमूव होते हैं। फिर फिशुला सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी, जिसमें इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो बाउल हैं उनके लूप्स बन जाते हैं, और वो एब नॉर्मली दो आर्गन्स को या दो वॉल्स को एब नॉर्मली जॉइन करने शुरू हो जाते हैं। ये जॉइनिंग बेसिकली फाइब्रस जो है वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो दो वॉल्स को एडहेयर करने शुरू हो जाता है। ये कनेक्ट करता है या तो GIT को स्किन के साथ, जिसको एंटेरोक्यूटेनियस कहते हैं, या दो सेगमेंट्स GIT का कनेक्ट कर देता है, उसको एंटेरिक कहते हैं, या इंटेस्टाइनल ट्रैक को ब्लैडर के साथ, या इंटेस्टाइनल ट्रैक को वेजाना के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसको एंटेरोवेसिक्युलर कहते हैं। इसकी रिमूवल के लिए भी सर्जरी रिक्वायर होती है। इसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन इतनी स्वेयर नहीं होती। इसमें हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप होने शुरू हो जाता है, और कार्सिनोमा भी होता है, लेकिन इतना स्वेयर नहीं होता जितना अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। आर्थराइटिस में होता है आयराइटिस, मतलब आयरिस की इन्फ्लेमेशन, और कुछ स्किन लियंस कॉज कर रहा होता है। लिवर डिजीज़ में फैटी लिवर कॉज करता है ये। रीनल स्टोन बेसिकली एक तो फैट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और इनकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, बेसिकली इलियाइटिस में होता है, इलियम की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि बाइल एसिड जो हैं उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट, IBD की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसमें 5 अमाइनो सैलिसाइलेट एसिड डेरिवेटिव यूज़ होते हैं, जिसमें मीसेलामीन के डेरिवेटिव्स हैं। SOB से याद रखें, SOB ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत कॉमन है, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम SOB को यूज़ करते हैं फॉर ड्रग मेमोराइजेशन के लिए। सल्फर सैलाजीन यूज़ होते हैं, O से ओल सैलाजीन एंड B से बेलसैलाजाइड। फिर उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, जिनमें AC एजाथियोप्रीन एंड साइक्लोस्पोरिन्स। उसके बाद प्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, मरकेप्टोप्यूरिन। फिर TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स को आप एक्नी से याद रखें, एडेलीमुमाब, सेटोलिजुमाब, नेटेलिजुमाब एंड इन्फ्लिक्सिमाब। फिर एंटी मेटाबोलाइट में मीथोट्रेक्सेट हैं, जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ब्यूडो। Thank you guys for watching. Like, share and do subscribe for more videos. Comment below about the topic you want me to make video on. Thank you very much.